नमस्कार, स्वागत है आपका। 29 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। ऐसे में हर क्षेत्र को उम्मीद है वित्त मंत्री अरुण जेटली से, लेकिन रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ाना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट बढ़ाना आज के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो नई खरीद हमें करनी है, जिस मॉडर्नाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि रक्षा क्षेत्र में ज्यादा पैसा दिया जाए। अगर एक लिहाज से देखा जाए, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, इसको मजबूत करने के लिए न सिर्फ हमें नॉन प्लान रेवेन्यू में खर्च करना है, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई खरीद के लिए हमें ज्यादा पैसा देने की जरूरत है। तो क्या वित्त मंत्री रक्षा क्षेत्र में ज्यादा पैसे देंगे? खासकर तब यह कहा जाता है कि जीडीपी का 2.5 से 3% रक्षा क्षेत्र को दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन हमसे आगे हैं। ऐसे में देखना यह है कि सरकार कितना आगे बढ़ पाती है। बहरहाल अगर अभी की बात करें, 1.74 के आसपास जीडीपी का हम रक्षा क्षेत्र में देते हैं। सबसे पहले अपनी इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा की उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वित्त मंत्री से। डिफेंस सेक्टर देश के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1947 में जहां डिफेंस का बजट 92 करोड़ रुपए था, आज ये बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। भारत अपने जीडीपी का 2.4% डिफेंस पर खर्च करता है। इतना खर्च करने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2014-2015 में भारत ने अपने 14% हथियारों का आयात किया। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसने 7% हथियारों का आयात किया। तीसरे नंबर पर चीन है, जिसने 4.7% हथियारों का आयात किया। डिफेंस में भारी भरकम खर्च के बावजूद भारत 2014 के ग्लोबल मिलिटराइजेशन इंडेक्स में काफी पीछे है। जर्मन स्टडी ग्रुप BICC की ओर से जारी किए जाने वाले इस इंडेक्स में भारत 83वें पायदान पर है। किसी देश के जीडीपी और उस देश में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से डिफेंस खर्च की तुलना के आधार पर यह लिस्ट तैयार की जाती है। रक्षा बजट की बात करें तो अनुमान है कि देश के रक्षा बजट में कम से कम 9% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें 80,000 करोड़ रुपए पेंशन बिल में खर्च होने हैं। बदलते माहौल में भारत की रक्षा चुनौतियों में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा बजट में इसकी झलक दिख सकती है। वायुसेना, नौसेना और थल सेना की जरूरतों के हिसाब से बजट तैयार किया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो सवाल यह है कि रक्षा बजट में आज आधुनिकीकरण की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। हमने डिफेंस सेक्टर में FDI को 51% बढ़ाया है। केस टू केस बेसिस में हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं हम 100% भी दे सकते हैं। किस तरह के बदलाव की हमें जरूरत है और क्या कुछ किया जाना चाहिए इस बजट पे, इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ कैप्टन आलोक बंसल, मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा साहब, मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी और मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आलोक बंसल, आपको क्या लगता है कि इस बार उम्मीद पूरी होगी? क्योंकि खासकर जब आप नई खरीद की बात कर रहे हैं, ज्यादा मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान को देखते हुए, तो बजट भी बढ़ना चाहिए साहब। देखिए, मेरे ख्याल से बजट में वृद्धि होगी, लेकिन सामान्य वृद्धि होगी, कोई एक्सेप्शनल वृद्धि नहीं होगी। इस वक्त जो है मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई तंगी नहीं है, तो मेरे ख्याल से लिबरल दिया जा सकता है। पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि कैपिटल और रेवेन्यू का जो बैलेंस बैठाने की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। देखिए, रेवेन्यू तो आपका बढ़ता जा रहा है, यानी रेवेन्यू बजट जो है आपका बढ़ता जा रहा है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका सेम है। अगर आप 2014-15 की बात करें, 2015-16 की बात करें, तो आप नए खरीद कहां से करेंगे? देखिए, क्या है कि इस बार रेवेन्यू में भी थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये पे कमीशन की रिकमेंडेशंस, OROP की 8,500 सालाना चाहिए आपको, जो चीजें हैं ये चीजें आएंगी। पर महत्वपूर्ण चीज जहां कैपिटल की सवाल है, अगर नेवी का आप देखें तो नेवी ने अपना कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का जो लेवल है वो काफी अच्छी तरह से रखा है। और इस बार जो है हमें एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया जो है उसके लिए हमें काफी बजटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि इंडिया में ही एयरक्राफ्ट बने, उन्नत एयरक्राफ्ट बने, तेजस का सपोर्ट की जब बात आ रही है, तेजस को फर्म ऑर्डर देने की जरूरत है। अगर आप देखें, तेजस ने अभी बहरीन में बड़ा उम्दा प्रदर्शन किया है, तो उसको इंडक्ट करने की आवश्यकता है। और जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की, बिल्कुल इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। केलकर कमेटी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जो हम 70% बाहर से आयात करते हैं, 30% घरेलू उत्पादन करते हैं, ये उल्टा होना चाहिए। यानी हम 70% यहां बनाए, 30% बाहर से उत्पादन करें और आने वाले समय में एक हम एक्सपोर्टर माने जाएं। और साहब, डिफेंस के क्षेत्र में अगर हम एक्सपोर्टर हो जाएं
तो दुनिया में अपने आप नाम बढ़ जाता है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं साहब, आप कह रहे हैं हमें तमाम खरीदें करनी है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी जो बजट है प्रफुल्ल बख्शी साहब, 92% तो आपकी कमिटेड लाइबिलिटीज होती जो आपको देना ही देना होता है, नई खरीद कहां से करेंगे? देखिए ऐसा है साहब, ये जो आपने हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमारी जो टर्मिनोलॉजीज है बड़ी मिसलीडिंग है। सबसे क्लियर चीज ये है कि क्या हम बना रहे हैं और क्या हम बाहर से खरीद रहे हैं। जब बाहर से हमको खरीदने के लिए इतना खर्च करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है 60 से 70 हजार करोड़ सिर्फ आपको रफाइल के लिए चाहिए और आपको अनेकों वेपन सिस्टम्स के लिए चाहिए, तो कोई भी बजट आपके लिए कंप्लीट नहीं पड़ेगा। ये जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, इंडिजनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, जब तक उसको हम जोर नहीं देंगे और हम जैसे आपने अभी बोला डिफेंस एक्सपोर्ट, जब डिफेंस एक्सपोर्ट आपका शुरू होगा, आपकी ये बजट की डिबेट्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये डिफेंस एक्सपोर्ट की जो चीज है पिछले 25 साल से बात हो रही है सारी, पर हमने कभी भी अपनी मार्केट को पूरा नहीं किया। हमारे आसपास छोटी कंट्रीज हैं जिनको इतनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, जो हम बना सकते हैं, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बना सकती हैं, पर हमने कभी उन मार्केट को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया। तो हमारा जो एक बजट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आप हर साल चर्चा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ऑफसेट अरेंजमेंट करके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके, जब आप स्वावलंबी नहीं बनेंगे। बिल्कुल, आपने अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर, स्वावलंबी हमें बनना है प्रफुल्ल बख्शी, और एक लंबा समय लगेगा हमें स्वावलंबी बनने के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है। अब हम कह रहे हैं कि साहब प्राइवेट प्लेयर्स भी आइए, आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। जीडी बख्शी साहब, पहले प्राइवेट कहता साहब 26% में हम टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, अब हमने 51% दे दिया। हम ये भी कह रहे हैं केस टू केस बेसिस में हम आपको 100% इन्वेस्टमेंट लाने की उम्मीद करेंगे। ये क्या आपको लगता है कि कामयाब होगा? बीडी मिश्रा साहब, ये आपके लिए सवाल है, क्या ये कामयाब होगा? जीडी बख्शी का आप सवाल दोहरा पाएंगे? ओके, चलिए मैं जीडी बख्शी साहब से पूछ लेता हूं। जीडी बख्शी साहब, मेक इन इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है कि साहब इसे सक्सेसफुल बनाने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक एक्सपोर्टर आप कब बनेंगे डिफेंस सेक्टर में, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब आप अपना देश में प्रोडक्शन कर पाएंगे, उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी। आप ज्यादा मात्रा में बनाएंगे, आपका कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट डाउन होगा, आप और देशों को बेच सकते हैं। मसलन कि देखिए अभी चीन और पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका को, बांग्लादेश वगैरह को JF-17 उनका जो जहाज है वो बेचने की। लेकिन जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। अभी बहरीन में शो हुआ तो वो घबरा के उन्होंने अपना JF-17 वहां से विड्रॉ कर लिया। प्रॉब्लम ये थी साहब कि अभी तक इंडिजनाइजेशन के नाम पे हम केवल लीपापोती कर रहे थे। हम बाहर से जो है सेमी नॉकडाउन किट्स, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स मंगा रहे थे और उसको अपने देश में मैकेनोसेट जैसे बच्चे असेंबल करते हैं वैसे असेंबल करके कह रहे थे कि ये तो हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता है। जी बिल्कुल गलत है। असली बात यह है साहब कि वो जो है, आप जब तक अपना डिजाइन नहीं करेंगे तब तक आप सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते। आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ही होगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है तब तक मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपने 100 आने सच बात कही है कि आपको प्राइवेट सेक्टर को इस फील्ड में लाना पड़ेगा। और बीडी मिश्रा, इसी पे तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ला रहे हैं। लेकिन आप सोचिए ना, आप 2005 में एक सौदा करते हैं, टेंडर निकालते हैं, 10 साल आपको लग जाते हैं फैसला लेने में, कॉस्ट कितनी एस्केलेट हो जाती है साहब। इन सब बातों को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता? और यही कारण है कि हम ज्यादातर खरीद समय पे नहीं कर पाते, हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम डिफेंस का एक्सपेंडिचर क्यों करें, कितना करें, यह सब चीजें रिलेटेड है
एक थ्रेट परसेप्शन से। और थ्रेट परसेप्शन यह है कि पाकिस्तान और चाइना, जो दो हमारे बहुत बड़े विरोधी हैं, ये न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं। और अगर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, जिसका एक जो थ्रेशोल्ड होता है न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स का, वो बड़ा हाई होता है, तो कन्वेंशनल फोर्सेस की जरूरत होती है। कन्वेंशनल फोर्सेस की जरूरत में यह देखना पड़ता है कि हमारी जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं कितनी इक्विप्ड हैं, कहां तक इक्विप्ड हैं, क्या जरूरत है। पिछले 10 सालों में हमारे जो रिप्लेसमेंट वेपन सिस्टम के होने थे, जो एम्यूनिशन के रिप्लेसमेंट होने थे, इंपोर्टेड जो होते हैं, जिनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उनकी शेल्फ लाइफ तकरीबन खत्म हो गई है। तो आज के दिन में हमारे पास वो भी कमी है, एक। बिल्कुल। और दूसरा, हर देश के लिए एक वार वेस्टेज रेट होती है। वो वार वेस्टेज रेट डिसाइड की जाती है कि ये 3 हफ्ते की हो, 4 हफ्ते की हो, उसको रिप्लेनिश करना होता है और उसकी एक लाइफ होती है। ये सब चीजें आज के दिन में असिमेट्रिकल है, ये काफी डाइल्यूटेड है। तो जरूरत यह है कि सिर्फ हमारे लिए नए वेपन्स नहीं चाहिए, रिप्लेसमेंट के चाहिए। सर, और इंडिया 14% इंपोर्ट जो वर्ल्ड का है वेपन का, 14% इंडिया इंपोर्ट करता है। नंबर 2 पर सऊदी अरेबिया 7%। तो हमारा इंपोर्ट मैक्सिमम है। अब बात ये आ जाती है कि क्या हम यही करते रहेंगे, और इसी का आंसर अभी आप खोज रहे थे, इसका आंसर क्या है? मेक इन इंडिया। लेकिन मेक इन इंडिया में जो वेपन सिस्टम्स हैं, इनका गेस्टेशन पीरियड कम से कम 10 साल होता है। आपके यहाँ जो टैक्स रिजीम है, आपके यहाँ जो लेबर लॉज हैं, ये ऐसे धीरे धीरे हम बदलाव ला रहे हैं ना। अगर आप टैक्स रिजीम की बात करें, हमने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम सरल बना रहे हैं, हम टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आपका धीरे धीरे का प्रोसेस है, जो पैसा खर्च करने आता है, वो ये नहीं आपके इंटेंशन पे जाता है कि आप कितना धीरे धीरे करेंगे। वो तो ये कहता है कि आज के दिन में क्या है और फ्यूचर में हमको प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपको लग रहा है गवर्नमेंट राइट ट्रैक में है? हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं इंडिजिनाइजेशन को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है अभी सरकार राइट ट्रैक में है? देखिए, ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो सोचते हैं वो एक अलग बात है, गवर्नमेंट जो काम करती है वो एक अलग बात है। जो उन्होंने पहले सोचा था उसको होने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको स्मॉल एग्जांपल देता हूं। मैंने एक एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था, उड़ाया था, उसको HF-24 कहते थे। वो इतना बढ़िया जहाज था कि गवर्नमेंट ने जब बोला कि HF-24 चाहिए, रहने चाहिए, तब HAL ने उसको रिजेक्ट कर दिया खुद बना के, क्योंकि फॉरेन कोलैबोरेशन में काम करना चाहते हैं। हमारी इंडस्ट्री और जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो फॉरेन कोलैबोरेशन की तरफ ज्यादा बढ़ती है, इसलिए इंडिजिनाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए प्राइम साहब, आप तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पे सवाल उठा रहे हैं। को हटाना पड़ेगा, हालांकि उनके प्लान है। आप तो HAL पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, DRDO पर भी उठेगा। DRDO ने आज तक क्या परफॉर्मेंस की है? साहब, आप DRDO को कितना पैसा देते हैं, सवाल ये है। आज आप देखिए R&D में वर्ल्ड के कंट्रीज कहाँ खर्च कर रहे हैं, हम R&D में कितना खर्च कर रहे हैं। सारे के सारे कम करते हैं। और बिल्कुल, मुझे यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना। जब मैं लौटूंगा तो ये R&D की चर्चा होगी, साथ ही साथ हमारी नई खरीद जो DPP जिसको हम कहते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2015 में आती थी, उसके मैनुअल को अपग्रेड करना था, वो भी अब तक नहीं आई है। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं, हम जल्द हासिल होते हैं। कैप्टन आलोक बंसल, अगर मैं अर्जुन टैंक की बात करूं, अब T-72 टैंक को अपग्रेड करने की बात हो रही है, नाइट विजन कैपेबिलिटीज बढ़ाने की हो रही है साहब, बुलेट प्रूफ जैकेट की बात हो रही है साहब, लाइट लेथल वेपन्स की बात हो रही है, नाइट विजन डिवाइस की हो रही है साहब। ये छोटी छोटी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा देश, क्या आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। मैं कल एक सेमिनार में था, वहां एक इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता है कि मैं अपना सामान देना चाह रहा था, लेकिन प्रोसीजर ऐसा है कि वो ले नहीं सकते आप, तो मैं उसको अमेरिका भेजता हूं, अमेरिका से वही सामान यहां आता है और दिया जाता है। तो ऐसे भी हालात हैं। अब ये जो है एक सोच बदलने की जरूरत है, एक ब्यूरोक्रेटिक जो थिंकिंग है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। और जहां तक सवाल मेक इन इंडिया का है, 100% इन्वेस्टमेंट भी अलाउड होना चाहिए। और जहां तक सवाल DRDO है केस टू केस बेसिस में वो है। अगर कल को राफेल यहां पे बनाना चाहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगा के, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आपने DRDO की बात की और बख्शी साहब ने HF-24 मारुत की बात की, एक बड़ी क्लासिक केस है कैसे एक
सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट को सैबोटेज किया तो गया। गवर्नमेंट को नहीं दिखा क्या ये अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक जो एलीट है वो फॉरेन कोलैबोरेशन से कई वेस्टेड इंटरेस्ट को बड़ा फायदा होता है और इसलिए जो है फॉरेन कोलैबोरेशन का फेवर में रहते हैं। ओके, मेजर जनरल जीटी बख्शी, सुबह ब्रिगेडियर, मैं आपके पास आऊंगा। मेक इन इंडिया से सारी उम्मीद लोग पाले हुए हैं, लेकिन जब तक मेक इन इंडिया में भी एक लंबा समय लगेगा साहब, तब तक तो आपको अपनी मॉडर्नाइजेशन के लिए जो जरूरतें हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी, उसमें तो डिले नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा था बिल्कुल, देखिए ऐसा था कि पिछले 10 सालों से यूपीए ने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए 27 साल हो गए हैं बोफोर तोप के बाद दूसरी तोप नहीं आई। उसके बाद बेटा एक हो रही, उसके बाद जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो अभी तक नहीं आया, रफाल एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं आया, आपके मिग 21 जहाज टपक रहे हैं और आपके जो सारे मिग सीरीज अब रिटायरमेंट के पास आ गई है। तो आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसी तरह आपकी जो सबमरीन आर्म है उसमें बहुत डेंजरस मात्रा में जो है घटौती हो रही है, रिप्लेसमेंट्स नहीं आ रही हैं अभी तक। आपका प्रोजेक्ट 71 नहीं, अभी तक 75 नहीं शुरू हुआ। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो हमारे एक्विजिशन के प्रोसेस। मेजर जनरल, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज अब तक नहीं हमारी। ब्रिगेडियर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डिफेंस का बजट है 47% आर्मी को जाता है, 23% एयरफोर्स को, 16% जाता है नेवी को, 6% डीआरडीओ को जाता है और 2% ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जाता है। अब 6% पे सवाल उठाने के लिए साहब डीआरडीओ का नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। अब आपके यहां जो 6% डीआरडीओ को जाता है, आपके यहां आज के दिन में ग्लॉक पिस्टल इंपोर्ट होती है। अब ये 6% का मैं पूछना यह चाहता हूं कि यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आपका डीआरडीओ इतने दशकों से है, तो क्या आपके यहां पिस्टल का भी इंपोर्ट अभी होगा? आप इस बात को सोचिए। अभी 5.6 राइफल जो बनी है उसके जो स्टॉपेजेस हैं, आप किसी जवान से पूछो, वो ऐसे स्टॉपेजेस हैं कि वो श्योर नहीं है कि हम क्या कर पाएंगे। तो डीआरडीओ का जो रोल है यह प्रश्नवाचक है आज के दिन में। और दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सपर्टीज वाइज अपना देश हर चीज में इतना आगे है कि मैं ये नहीं समझता हूं कि एक्सपर्टीज नहीं है, तो शायद ये कहीं प्रोसीजरल, कहीं माइंड सेट की और कहीं वेस्टर्न इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है। ओके, आप कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। प्रफुल्ल बख्शी, आपको लगता है टेक्नोलॉजी हमें जरूरत है, हमें पैसे की भी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हमें जॉइंट वेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए? आज कई बड़े देश हैं जो हमारे साथ जॉइंट वेंचर करने को तैयार है। मैं इजराइल की बात करूं, मैं वहां खुद गया था, वो लोग भी यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, बट आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं बता दूं, 1995 में सुब्रोतो पार्क में एक एग्जीबिशन करी गई थी जिसमें 75 प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया था और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने मीटिंग कराई थी। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मिग 21 की बात हुई थी, चाइना और इंडिया ने इकट्ठा मिग 21 लिया था 63 में। चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग करी और कैसे करी, अपने स्टूडेंट कम्युनिटी को यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी की स्टडी करवाई और वो एक्सपोर्ट करें। जैसे जनरल जीडी बख्शी भी बोल रहे थे, F7 हर एक को मिल रहा है, हिंदुस्तान रो रहा है। बिल्कुल, हमारे को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले साल ये बोला था कि हमको ये टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करनी पड़ेगी, स्टूडेंट कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। बिल्कुल सही कहा, तब जाके बात बनेगी। प्रफुल्ल बख्शी, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मेक इन इंडिया पे सबकी नजर है, लेकिन बजट जरूर बढ़ना चाहिए ताकि मॉडर्नाइजेशन का काम आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में रुके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।